बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा साहब केस के हवाले से। काजी फैज़ ईसा केस को जब हम देखते हैं कि बड़ी ही पजीराई मिलती है और मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। एक रेफरेंस फ़ाइल होता है, रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद उस रेफरेंस के ख़िलाफ़ काजी फैज़ ईसा साहब एक पिटीशन फ़ाइल कर देते हैं। उस पिटीशन पे 10 रुकनी जो बेंच था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें से 7 जजेस इस बात पर मुतफिक होते हैं कि मामला FBI को भिजवा दिया जाए, और 3 जजेस का इख्तलाफी नोट था। उनमें से एक जज साहब वो थे जो ये कहते थे कि जो मामला है, ये जो पिटीशन है, इसको मेंटेनेबल नहीं है, इसको नॉन मेंटेनेबल डिक्लेयर किया जाए। और 2 ऐसे ऑनरेबल जजेस थे जिनका ये कहना था कि ये मामला FBI के पास नहीं जाना चाहिए। और काजी फैज़ ईसा साहब भी और उनकी वाइफ भी नहीं चाहती थी कि ये मामला FBI की तरफ जाए। हुकूमत ने अपनी कंसेंट दी थी और हुकूमत ने कहा था अगर मामला FBI के पास सुप्रीम कोर्ट भेजना चाहती है तो अपनी सरपरस्ती में भेज दे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह के लिए FBI के चेयरमैन को ये टाइम दिया था कि 2 माह के अंदर अंदर नोटिस सर्व किए जाएँ विद इन वीक आफ्टर दी जो जजमेंट है। उसके बाद नोटिस सर्व होने के बाद इंक्वायरी कंप्लीट की जाए। 2 माह में इंक्वायरी कंप्लीट करके नेक्स्ट अगले एक हफ़्ते में उसको जो उसका कंक्लूजन है वो तैयार किया जाए, और फिर उससे अगले 15 दिनों में वो पेश की जाए जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि बायओहदा जिसको हम कह सकते हैं कि वो सेक्रेटरी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। और साथ उसी ऑर्डर में डायरेक्शन कर दी थी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी हैं कि जब आपके पास FBI के चेयरमैन की तरफ से वो रिपोर्ट पहुंचेगी तो आपने जो चेयरमैन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, जो चीफ जस्टिस हैं, उनको आपने दे देनी है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन अगर ये समझेंगे कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, FBI की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक कहीं ना कहीं इलीगैलिटी है काजी फैज़ ईसा साहब के बिहाफ पर, तो फिर उनके ख़िलाफ़ वो अज़ ख़ुद रेफरेंस की कार्रवाई करें। ये सारे का सारा ऑर्डर था। उस ऑर्डर के बारे में हमने ये भी सुना था कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये कहा था कि हम उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी तक कंप्लीट जजमेंट नहीं आई और कुछ लोग हैं जो इस उम्मीद पर हैं कि शायद कंप्लीट जजमेंट आए और उसके अंदर हुकूमत के बारे में कुछ सख्त अल्फाज मिल जाएँ ताकि उसका वो सहारा ले। और मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं होगा, क्योंकि जो जजमेंट बाकी आएगी वो रीज़निंग होगी कि जिन जजेस ने कहा कि FBI के पास जाना चाहिए उसकी क्या रीज़न दी उन्होंने। हम इसको अपने लॉ की ज़ुबान में, और हम इसको जूरिस्प्रूडेंस, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में कहते हैं रेशो डिसेंडाई, कि वो रीज़न बिहाइंड द डिसीजन। तो वो जो जजमेंट है उसके अंदर तो जो फ़ैसला आया, फ़ैसला यही है जो आ चुका है। अब जो जजमेंट होगी वो उसके अंदर रीज़निंग दी गई होगी कि किन किन बुनियादों पर, किन किन एविडेंस की बुनियाद पर, किन किन फैक्ट्स की बुनियाद पर किस जज ने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। इसलिए हुकूमत के बारे में अगर कोई लफ्ज़ इस्तेमाल होना होता तो वो शार्ट आर्डर में कहीं ना कहीं उसका तस्करा मिल जाता। ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है, और जो लोग ये उम्मीदें लगा कर बैठे हैं वो उनको फिर नाउम्मीद होना पड़ेगा। अब क्या होता है कि FBI इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देता है। FBI ने 3 नोटिस भिजवाए हैं क्योंकि जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का उसके अंदर ये कहा गया था कि जो ऑफिशियल रेजिडेंस है जज साहब की उस पर भिजवाए जाएं नोटिस। और साथ ये कहा गया था जो फैमिली है काजी फैज़ ईसा साहब की कि आपने कोऑपरेट करना है, और जो आपके पास नोटिस आएंगे वो रिसीव करने के बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं और अदालत समझती है कि वो बड़े वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, वो आप जाएं FBI को और आप मामला वहाँ पर ठीक करवाएं। लेकिन काजी फैज़ ईसा फैमिली की बदनीयती साबित हो गई है और उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का हया नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर 3 दफ़ा उनको नोटिस गए हैं। नोटिस उनके जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहाँ पर गए हैं, किसी ने रिसीव नहीं किए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आपने वहाँ भिजवाने हैं। और जो लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं और जो कहते हैं कि ये कानून की पासदारी होनी चाहिए, वो खुद कानून के प्रोसेस को अब्यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने नोटिस वसूल नहीं किए। वो नोटिस वसूल नहीं हुए तो उसके बाद कल जो नई कार्रवाई हुई है वो ये हुई है कि वो चिस्पां कर दिया गया है नोटिस। जो गेट है काजी फैज़ ईसा साहब की ऑफिशियल रेजिडेंस का, उसके ऊपर वो चिस्पां कर दिया गया है। और अब चिस्पांदगी के बाद अब जो इसका तीसरा मरला होगा, क्योंकि ये एक तरह का सिविल प्रोसीजर है, तो सिविल प्रोसीजर में पहले नोटिस भेजे जाते हैं। 1 दफ़ा नोटिस भेजा जाता है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा मैक्सिमम नोटिस भेजे जाते हैं। उसके बाद फिर ऑर्डर होता है कि इस नोटिस को जो उसका घर है या उसका गांव है, उसकी कंस्पिक्यूअस कोई प्लेस है, कोई बड़ा नुमाया प्लेस है, तो वहाँ पर लगा दिया जाए।
और वो लगाने के बाद भी अगर जो रिस्पोंडेंट है वो पेश नहीं होता, मसूल अलह पेश नहीं होता, तो उसके बाद अखबार का भी आर्डर हो सकता है कि उसके ख़िलाफ़ न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया जाए और ये कहा जाए कि आपके ख़िलाफ़ ये सिविल प्रोसीडिंग्स चल रही है। ये वो इश्तिहारी वाला इश्तिहार नहीं होता, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है जो हमारे सिविल प्रोसीजर में होता है। तो वो इश्तिहार हो सकता है जारी किया जाए, ना नहीं तो वो इसको या इश्तिहार से पहले एक्स पार्टी कर सकते हैं, यकतरफ़ा कार्रवाई शुरू हो सकती है, या जो इश्तिहार के बाद अगर फिर भी पेश नहीं होते तो यकतरफ़ा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। यकतरफ़ा कार्रवाई में ये होता है कि FBI का जो चीफ़ है वो अपने तय जो जो डॉक्यूमेंट्स उनको मिले हैं, जो क्योंकि जो गवर्नमेंट के लोग हैं उन्होंने भी पेश होना है, उन्होंने भी FBI को जाकर ये सारे के सारी एविडेंस देनी है जिन्होंने रेफरेंस फाइल किया है या जिन्होंने वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस की थी। वो सारे के सारे रिकवरी एसेट यूनिट के लोग वो सारे जाकर डॉक्यूमेंट्स देंगे, एविडेंस देंगे FBI को, और FBI उनका इंतज़ार करेगा और ज़्यादा इंतज़ार नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर हर हाल में अमल दरामद करना है FBI ने। उनका इंतज़ार नहीं किया जाएगा, वो पेश होंगे, वेल एंड गुड। नहीं पेश होंगे उनको एक्स पार्टी, उनकी हद तक एक्स पार्टी कार्रवाई होगी, यकतरफ़ा कार्रवाई अमल में लाकर जो एविडेंस होगी उस एविडेंस की बुनियाद पर FBI का जो चीफ़ है वो अपनी रिकमेंडेशन या कंक्लूजन जो अपनी फाइंडिंग्स है वो सबमिट करवा देगा सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो कि रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास भिजवा देंगे जो कि चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर उस फाइंडिंग्स के ऊपर ये समझते हैं कि काजी फयाज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है तो वो उस कार्रवाई के बारे में 100 मोटो नोटिस लेके दोबारा रेफरेंस की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद फिर काजी फयाज़ ईसा के लिए कोई भी मुआफ़ी नहीं होगी, उनके पास कोई भी हीला बहाना नहीं रहेगा, क्योंकि अब की बार जो रेफरेंस फाइल होगा उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के जो 10 रुकनी बेंच की एक जजमेंट है वो खड़ी है, वो स्ट्रॉन्ग कर रही है, वो इस रेफरेंस को पीछे से बैक कर रही है। और उसकी बुनियाद पर क्योंकि रेफरेंस फाइल हुआ है इसलिए काजी फयाज़ ईसा साहब दिन ब दिन अपने लिए रास्ते बंद करते जा रहे हैं। मैं जिस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं, दो चीज़ें हैं, या तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा ईगो है कि वो जवाबदेह नहीं समझते अपने आप को, या उनकी फैमिली अपने आप को जवाबदेह नहीं समझती और वो ये समझते हैं कि शायद कोई भी इस तरह का मामला हो तो हमें कोई पूछ नहीं सकता। और जिस तरीके से काजी फयाज़ ईसा साहब की जो वाइफ हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद अदालत को कहा कि वो रिटन नहीं देना चाहेंगी, वो ओरल स्टेटमेंट देना चाहती हैं, वो स्काइप के ज़रिए अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं। और यही वजह है कि उसकी स्टेटमेंट की क्योंकि कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ एक जज की बीवी होने के नाते जो कुलीग जजेस थे उन्होंने रिस्पेक्ट और ऑनर की वजह से उनकी जो एक ख्वाहिश थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके पास सारी पावर्स हैं और वो जैसे किसी आम सिविलियन को सुन सकते हैं किसी भी मरहले पर, उन्होंने उनकी बात को सुना। सुनने के बाद क्योंकि वो लीगल प्रोसेस से नहीं आई थी, अगर वो लीगल प्रोसेस अडॉप्ट करती तो ये भी हो सकता था कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस मामले को वाइंड अप कर सकता था, लेकिन वो अपनी ईगो की वजह से या दूसरी जो मेरी एक मैं प्रिज्यूम करता हूँ वो ये है, मेरी अजम्पशन है कि कोई इलीगैलिटी है। इलीगैलिटी तो डेफिनेटली है, हुकूमत है, वजारत दाखिला है, फ़रोग़ नसीम है, जो बाकी जो इसमें सदर पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म हैं, जो लोग इतनी बड़ी कार्रवाई करने लगे थे वो कोई बच्चे नहीं थे। बग़ैर किसी एविडेंस के या बग़ैर किसी सबूत के उनके इल्म में था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो उनको भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए कोई बड़ा शख्स या कोई भी बड़ा ओहदेदार ऐसी बड़ी गलती नहीं कर सकता था। तो मुझे ये लगता है कि जो इलीगैलिटी है ऑन बिहाफ ऑफ दी वाइफ ऑफ काजी फयाज़ ईसा, तो वो ये बता रही है कि वो छुप रहे हैं, वो खौफ में मुब्तला हैं, वो डर रहे हैं, वो प्रोसेस को अब्यूज़ कर रहे हैं, वो एहतसाब से बचना चाहते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते। और यही वजह है कि इन सारे अवामिर की वजह से वो FBI के नोटिस भी वसूल नहीं कर रहे, FBI के नोटिस को वो कोई अहमियत भी नहीं दे रहे। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये जो नोटिस आ रहे हैं, हमेशा कोई भी शख्स जिसके ख़िलाफ़ एक्स पार्टी कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स के ख़िलाफ़
जब भी अदालत में जाता है तो अदालत में जाकर ये गुजारिश कर सकता है कि जनाब मेरे नॉलेज में नहीं था कि मेरे खिलाफ को नोटिस इशू हुए थे, या अथॉरिटीज़ ने मेरे खिलाफ नोटिस जारी ही नहीं किए, उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके नोटिस की, मुझे नोटिस नहीं आया। ये हो सकता था आम केसेस में, जो आम केसेस होते हैं, जो आम लोगों के केसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ये होता है, मेन इसमें बात ये है कि ये वो नोटिस हैं जो आपको मीडिया के ज़रिए भी पता चल रही हैं, ये वो नोटिस हैं आपके इल्म में है कि आपको वो नोटिस भिजवाए जाने हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो आपको बता चुकी है कि आपके ऑफिशियल रेजिडेंस के ऊपर नोटिस आएंगे। उसके बावजूद अगर आप उन नोटिस को वसूल नहीं कर रहे तो बाद में आप ये प्ली नहीं ले सकेंगे कि मुझे बग़ैर सुने, मुझे मौका नहीं दिया गया, मुझे इंक्वायरी में बुलाया नहीं गया और मेरे ख़िलाफ़ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हैं। और जो सिविल प्रोसीजर में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स में बेनिफिट मिलता है और वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग सेटिसाइड हो जाती हैं और नए सिरे से सुनकर मामले को इंक्वायर किया जाता है या अदालतें उसके ऊपर ट्रायल करती हैं, तो वो मामला काजी फैज़ ईसा साहब के मामले पे नहीं होगा। और ये सिविल प्रोसीजर नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है, और वो है एग्जेक्टिव अथॉरिटी का प्रोसीजर है। और एग्जेक्टिव अथॉरिटी इतनी फार्मेलिटीज़ की पाबंद नहीं होती, और एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ आज खुद ये सारे मामलात को देखकर इसके ऊपर अपनी फाइंडिंग्स दे सकती हैं और इस मामले को देख सकती हैं कि जो भी मामला है, जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ जानी चाहिए। और अब मैं ये समझता हूँ कि काजी फैज़ ईसा साहब को चाहिए तो ये कि उस मामले को वाइंड अप करें। अगर उनके बिहाफ पे कोई इलीगैलिटी नहीं है, अगर उनका दामन साफ़ है, तो अपने ऊपर लगा ये दाग, इस दाग को साफ़ कर दें। अगर वो एक कम्पिटेंट जज हैं और वो ये समझते हैं कि वो सर्व कर सकते हैं नेशन को और वो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं और वो बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान में अहम मुकदमात की समाअत करना चाहते हैं, तो ज़रूरी होगा कि वो कानून के ऊपर अमल दरामद करें। अगर इस लेवल का एक जूरिस्ट इस तरीके से करेगा, कानून को इज़्ज़त नहीं देगा, कानून की परवाह नहीं करेगा, कानून के प्रोसेस को अब्यूज़ करेगा, तो फिर वो ये कैसे उम्मीद कर सकता है कि उसकी जजमेंट्स के ऊपर लोग उनको फॉलो करेंगे। क्योंकि काजी का जो कंसेप्ट है या जो जस्टिस का कंसेप्ट है, क्योंकि अगर हम काजी की बात करते हैं तो हमारे जो ऑनरेबल जजेज़ हैं उनकी जो ऑनर है वो काजी जितनी है, और अगर किसी ने थोड़ी सी बात हो जाती है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है। तो जब तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है और इतने ऑनरेबल ओहदे के ऊपर बैठे हैं तो उनकी ज़िम्मेदारियां भी ज़्यादा हो जाती हैं। वो आम आदमियों की तरह नहीं हो सकते। जब उनको इतना बड़ा रुतबा मिलता है तो उनकी ज़िम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। हकूक़ लेने के लिए तो वो ऑनरेबल ओहदे का नाम लेते हैं, और जब ज़िम्मेदारी पूरी करने पे आएँ तो वो ज़िम्मेदारी आम शहरी की तरह भी पूरी ना की जाए तो फिर मामलात ठीक नहीं रहते। लोगों का अदालत के प्रोसेस से एतमाद उठ जाता है, लोग उस एतमाद को खो बैठते हैं जो कि हमारी अदालतों के ऊपर होना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि इस चस्पांदगी के फ़ैसले के बाद क्या जो वाइफ हैं काजी फैज़ ईसा साहब की, सरीना ईसा, और उनके बच्चे क्या FBI के पास पेश होते हैं। FBI मज़ीद क्या कार्रवाई करता है। नए चेयरमैन साहब भी आ गए हैं FBI के। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होती है, और ये मामला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। और फ़रोग़ नसीम ने पहले ये कह दिया था कि ये जो मामला है ये बहुत गंभीर होता जाएगा, और जितना इसको ख़राब करने की कोशिश की जाएगी उतना ये उनके गले पड़ेगा। और ये हकीकत है, और ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। और जिन लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी आज वो परेशान हैं कि अगर सच था तो सच्चे लोग कभी भी इस तरीके से प्रोसेस को अब्यूज़ नहीं करते या छुपते नहीं हैं, बल्कि वो उनको नोटिस या जब बुलाया जाता है तो वो जाकर पेश होते हैं और अपनी जो नेकनीयती है उसको साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। पहले उनके पास एक बहाना था कि शायद FBI रिकॉर्ड को फोर्ज करेगा या रिकॉर्ड को वो ख़राब करेगा। अब तो इस सारे मामले के पीछे 10 रुकनी बेंच की जजमेंट खड़ी है। अब उनको किस चीज़ का खौफ है। मीडिया उनके साथ है, वकला की तंजीमें उनके साथ हैं, सिविल सोसाइटी उनके साथ है, ह्यूमन राइट्स उनके साथ हैं, और ये वो सारे लोग जो बड़े जमहूरियत पसंद हैं, जो बड़े अपने आप को कानून के ताबेदार समझते हैं, जो बड़े बड़े पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, वो सारे उनके साथ हैं। और जो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ एक ख़ास तरह का तबका है या जो हमारी लिबरल आंटियाँ हैं वो सारी की सारी उनके साथ हैं। उसके बावजूद अगर वो खौफ ज़दा हैं तो उसका मतलब है कि दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।